Good morning, friends. So let's see our first topic for today. प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया है कि जो हमारा NPCDCS है, NPCDCS क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज एंड स्ट्रोक। बेसिकली नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए जो इनका प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, उसके अंदर ही हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ जो होती है उसको भी इंक्लूड करने का इन्होंने प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, तो अब देखते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ होती क्या है। तो जनरली हमारा जो लिवर है वो क्या किससे ख़राब होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा जो लिवर है वो अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से ख़राब होता है, फैटी लिवर हो जाता है। ठीक है, लेकिन देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, और चीज़ों की वजह से भी जो है फैटी लिवर की हमको प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे हमारा लिवर के ख़राब होने के चांस हो सकते हैं, जो कि है जिसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़। अब इसमें क्या होता है कि आप के जो डाइट है वो अगर ख़राब है, बहुत ज़्यादा आप तला खाते हो या आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड खाते हो, तो आपके जो लिवर है उसके ऊपर फैट जमा होना शुरू हो जाता है। और जो है वो आप एक्सरसाइज भी कम करते हो, ओबेसिटी है, आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें भी आपको एक तरह से जो है आपके लिवर को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप ओबीज भी हो और आपकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी नहीं है, तो आपके जो लिवर है उसके ऊपर फैट जमा होता रहेगा और जो आपको ये डिसीज़ हो जाती है, जिससे क्या होगा कि आपके जो लिवर के सेल्स हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, जो स्कार टिश्यूज़ हैं वो अक्यूमुलेट होने लगेंगे और जो लिवर है उसकी फंक्शनिंग जो है वो डिटीरियोरेट होते होते सिरोसिस की स्टेज आ जाएगी। जब सिरोसिस आ जाता है, लिवर सिरोसिस हो जाता है, तो जो है लिवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और लिवर सेल्स जो है वो ग्रेजुअली जो है वो स्कार टिश्यूज से रिप्लेस होने लगते हैं। फिर लिवर जो है वो काम करना बंद कर देता है। उसका एक ही सोल्यूशन होता है, वो होता है लिवर ट्रांसप्लांट। बट अब ये याद रखो कि हर एज ग्रुप का जो पर्सन है वो लिवर ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकता। आफ्टर अ सर्टेन एज आप लिवर ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते, बिकॉज योर बॉडी वुड नॉट एक्सेप्ट अ न्यू लिवर। ठीक है, सो इट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग in our society that due to our lifestyle we are susceptible to this disease, non alcoholic fatty liver disease। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि हम कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं, इसके ऊपर हमको एक जो है प्लान बनाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया है, ये देखो कि जो हमारा एनसीडी प्रोग्राम क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को कॉम्बैट करने का जो प्रोग्राम है, उसके लिए जो स्ट्रेटजीज बनी है उसी के अंदर हम NAFLD, जो कि जिसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो है, उसको भी प्रिवेंट करने के लिए हम इसमें ही जो है स्ट्रेटजीज बनाएंगे। ठीक है, अब वो स्ट्रेटजीज क्या है? बिहेवियर और लाइफस्टाइल चेंजेस वो लाना, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट ऑफ NAFLD की जल्दी हमको पता लग जाए कि जो है लिवर वो फैटी हो चुका है और उसको हमको मैनेज कैसे करना है, ये हम अर्ली डायग्नोसिस कर पाएँ इसका। ठीक है, फिर जो है हमारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनकी जो है कैपेसिटी को इतना डेवलप किया जाए कि वो प्रिवेंट कर सकें, डायग्नोस कर सकें और ट्रीटमेंट कर सकें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ का। ठीक है, अब थोड़े से हम और टॉपिक्स देखते हैं इसके अंदर ही क्या होते हैं कि एक हमारे जो है NAFLD की एक्सट्रीम स्टेज भी आ जाती है कि जब आपका फैटी लिवर है और वो आप डायग्नोस नहीं हुआ, वो और ज़्यादा फैटी होता जा रहा है, तो क्या होगा कि जो सबसे एक्सट्रीम एक तरह से मोस्ट सीरियस कंडीशन जब आ जाती है, उसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। ठीक है, तो एक तरह से फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस है, ये हेपेटाइटिस भी आपके लिवर को ही टारगेट करता है। तो इसको हम स्टेटोहेपेटाइटिस कहते हैं कि आपके जो फैटी लिवर इतना ज़्यादा उसमें फैट जमा हो गया है कि जो है आपके लिवर सेल जो है वो इन्फ्लेमेट हो गए हैं, वो और उससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो टिश्यूज़ जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं और आपका लिवर जो है वो ख़राब होता जा रहा है। ठीक है, तो इन एक्सट्रीम सिचुएशंस इट विल स्टॉप फंक्शनिंग एंड इट मे प्रूव टू बी फेटल ऑल्सो। ठीक है, अगर आपने लिवर ट्रांसप्लांट नहीं कराया। ठीक है, अब आपको ये तो पता होगा कि लिवर इज़ द ओनली ऑर्गन इन आवर बॉडी विच रिपेयर्स इटसेल्फ। ठीक है, मतलब कि अगर आपकी बॉडी में लिवर जो है वो कुछ हद तक अगर ख़राब है, तो वो अपने आप को खुद ही जो है वो रिपेयर कर लेता है, एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गन्स विच इफ स्टार्ट डैमेजिंग दे कैन नॉट रिपेयर इट्स दमसेल्व्स। ठीक है, सो लिवर जो है वो अपने आप को खुद तो रिपेयर कर लेता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में इतना सीरियस फैट जो है एक्यूमुलेशन की वजह से इतना सीरियस जो है टिश्यूज़ ख़राब होने लगते हैं कि लिवर जो है इट गोज़
बियॉन्ड दैट स्टेज ऑफ रिपेयरिंग इटसेल्फ। तो दैट स्टेज जो जब वो स्टेज आ जाती है तो है हमारी जो बॉडी को ये लिवर की फंक्शनिंग स्टॉप हो सकती है और वो हमारे लिए फेटल भी हो सकता है। ठीक है, अब ये कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए हैं कि ये लिवर की डिसीज़ हमारी ग्लोबली सोसाइटी में कितनी ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो मतलब 40 लाख केसेस थे NASH क्या है हमारा, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। तो NASH के जो है वो 1990 में 40 लाख प्रेवलेंट केसेस थे, जो कि 2017 में अब 94 लाख हो चुके हैं। ठीक है, अब ये NASH जो है ये देखो ये एक्सट्रीम स्टेज ऑफ NAFLD है। ठीक है, ठीक है, मतलब कि ये मोस्ट सीरियस केस ऑफ NAFLD है। तो ये हमारे लिए जो है इसका जो है इंस्टेंस बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, अब इंडिया में 9 से लेकर 32% तक जो जनरल पॉपुलेशन है उसमें जो है NAFLD जो है ये डिसीज़ जो है ये प्रेवलेंट है, और सबसे ज़्यादा उनमें है जो कि या तो ओवरवेट है, मतलब जिनको ओबेसिटी है, या फिर जो डायबिटिक है। ठीक है, तो 40 to 80% ऑफ NAFLD पेशेंट्स जो हैं उनको या तो टाइप 2 डायबिटीज़ है, या फिर जो 30 से 90% ऑफ पीपल हैं वो या तो ओबीज हैं। ठीक है, तो और भी फैक्टर्स होते हैं इसके ऑफ कोर्स, बट दीज आर द टू मोस्ट प्रेवलेंट फैक्टर्स, ओबेसिटी एंड डायबिटीज़, जिसकी वजह से जो है आपके लिवर को फैटी लिवर डिसीज़ हो सकती है। ठीक है, अब क्या कहा है गवर्नमेंट ने कि आप उसको, गवर्नमेंट कैसे टारगेट करना चाहती है इसको, कि वेट रिडक्शन, हेल्दी लाइफस्टाइल, और जो है अर्ली डायग्नोसिस, ऐसी ऐसी जो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस जो हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए जो जो आपको टारगेट्स रखने पड़ते हैं, जो आपको एक तरह से जो आपको मेजर्स लाने पड़ते हैं, वो सारे ही जो है आपकी फैटी लिवर को भी ठीक करने के लिए यही सारे जो है एक प्रिवेंशन प्लान में आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने यही प्लान किया है, देखो तीनों स्ट्रेटजीज दी हैं यहाँ पर, और ये NCD प्रोग्राम में ही इसको जो है सबस्यूम कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कार्बन वॉच। तो चंडीगढ़ जो है वो फर्स्ट स्टेट या फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बनी है इंडिया में जिसने कार्बन वॉच एक ऐप को है लॉन्च किया है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हर इंडिविजुअल अपने कार्बन फुटप्रिंट को कैलकुलेट कर पाएगा। अब कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है कि अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, मतलब खासकर कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो मतलब आपकी एक्शंस की वजह से कितना आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हो, इसको आपको कैलकुलेट करने में ये हेल्प करेगी कार्बन वॉच ऐप। ठीक है, तो चंडीगढ़ ने इसको लॉन्च किया है। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट लिमिटेड फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ चंडीगढ़ ओनली, बट येस दे हैव a plan to accumulate the data of Chandigarh residents so that future action plans can be formulated based upon this data। ठीक है, लेकिन इसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है इंडिया में। ठीक है, उसको ये इसके जो है डेटा मिल जाएगा कि वो कितना ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट जो है वो रिलीज़ कर रहा है एटमॉस्फेयर में। तो लेकिन अब हम देखते हैं कि ये ऐप जो है वर्क कैसे करेगा। ठीक है, तो इसमें 3 एस्पेक्ट्स होंगे, खासकर वाटर, आई मीन 4 एस्पेक्ट्स होंगे, वाटर, एनर्जी, वेस्ट जनरेशन एंड ट्रांसपोर्ट। तो ठीक है, तो मतलब वाटर के बारे में आपको पता ही है कि उनको आपको इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी कि आप जो है डेली एक तरह से कितना जो है वाटर की कंजम्पशन करते हो। एनर्जी की कैटेगरी में आपको अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कितने कंज्यूम करते हो एवरी मंथ, आपका बिल कितना आता है, ऐसी ऐसी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। आप सोलर एनर्जी यूज़ करते हो या नहीं, ये भी आपको डालना पड़ेगा। फिर वेस्ट कितना जनरेट करते हो आप और आपकी फैमिली, वो डालना पड़ेगा। फिर ट्रांसपोर्ट सेक्शन में आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्या 4 व्हीलर का यूज़ करते हो या 2 व्हीलर का यूज़ करते हो, या बाइसिकल का यूज़ करते हो। ठीक है, तो इसके ही बेसिस पर ये ऐप जो है ये आपको कैलकुलेट करके बताएगी कि आप जो है कितना कार्बन जो है वो एमिट कर रहे हो एट एन इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, फिर उसका कंपैरिजन आपको नेशनल और वर्ल्ड एवरेज एमिशन के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके बताएगी, ताकि आप कंपेयर कर सको कि आप कितना ज़्यादा नेशनल लेवल पे कंट्रीब्यूशन दे रहे हो कार्बन एमिशंस का। ठीक है, और उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, आप कौन से ऑल्टरनेटिव्स का ऑप्ट कर सकते हो, ये सारे सजेशंस भी यही मोबाइल एप्लीकेशन देगी। जैसे कि आप समझ लो कि यार आप 4 व्हीलर का यूज़ करते हो, तो ये ऐप आपको बताएगी कि आप 2 व्हीलर पे आप जा सकते हो, या बाइसिकल का आप ओकेजनल यूज़ कर सकते हो, वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक आप बाइसिकल का यूज़ कर सकते हो फॉर योर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस। तो ऐसे सजेशंस देगी। जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर वो देख रहे हैं कि आपका ज़्यादा आ रहा है और आपकी कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा है, तो वो आपको सजेशन देगी कि सोलर एनर्जी की तरफ मूव करो, या आपको हाउ टू सेव इलेक्ट्रिसिटी उसके सजेशंस देगी। तो ये ऐप जो है बेसिकली आपको एक
आपको कॉन्शियस करने के लिए ये तरीका है एक गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अपने जो है कार्बन एमिशंस को कम करो, ठीक है। अब चंडीगढ़ का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमारा इंडिया में आपको पता है ना, नेशनली डिटर्मिन्ड जो हमारी एक तरह से जो हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में हमने जो टारगेट रखा हुआ है, जो हमारी नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस का, जिसमें हमने कहा है कि 33% हम जो है एफॉरेस्टेशन करना चाहते हैं, तो चंडीगढ़ इज़ ऑलरेडी एट 45% ग्रीन कवर, और चंडीगढ़ जो है जो हमारा नेशनल टारगेट है उससे ऑलरेडी ज़्यादा ही है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि पर कैपिटा डेंसिटी ऑफ व्हीकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब 1000 की पॉपुलेशन पर 878 व्हीकल्स चंडीगढ़ में हैं। तो इसको ही डील करना जो है वो बहुत बड़ा एक चैलेंज है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और इसको ही डील करने के लिए चंडीगढ़ इज़ लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स ऑफ व्हीकल्स जो कि फॉसिल फ्यूल से चलते हैं, ठीक है। तो रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ वो मूव करने के लिए बाइसिकल्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या अब जैसे हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स आने का प्रोग्राम बन रहा है। तो ये सारे जो ऑल्टरनेटिव्स चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन देख कर इस डेंसिटी को कम करना चाहती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेड ईयर्ड टर्टल, ठीक है। तो रेड ईयर्ड टर्टल एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है जो कि वाटर बॉडीज़ ऑफ केरला में अभी दोबारा से देखी गई हैं, ठीक है। तो ये इन्वेजिव स्पीशीज़ क्या होती हैं कि एक इकोसिस्टम में समझ लो एक तालाब है, वहाँ पर कुछ मछलियाँ रहती हैं, कुछ फ्रॉग रहते हैं, या जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो उस टाइम पर जो भी रहते हैं उसके बाद एक इन्वेजिव एक तरह से एक और स्पीशीज़, ये कि ये टर्टल आ जाता है, ये इन्वेड किया है उसने उनकी इकोसिस्टम में, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये जब ग्रो होता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा, फिर ये एक तरह से रिप्रोड्यूस भी करेगा, फिर इसके और ज़्यादा टर्टल्स होंगे। तो ये जो हम वहाँ की नेटिव स्पीशीज़ हैं, जो वहाँ पर फ्रॉग या फिश रह रहे थे, उनके रिसोर्सेज को कंज्यूम करना शुरू कर देगा, और जो है नेटिव जो है स्पीशीज़ थी उनके रिसोर्सेज को जब वो कंज्यूम करेगा तो वो थ्रेटन्ड हो जाएंगी, और हो सकता है कि ये उनको भी खा ले, उनको भी कंज्यूम कर ले, तो उनको थ्रेट हो जाता है नेटिव स्पीशीज़ को इन्वेजिव स्पीशीज़ से। तो इसको हम कहते हैं ये है इन्वेजिव स्पीशीज़, ठीक है। इट इज़ अ स्पीशीज़ which was previously absent in that ecosystem and has been introduced in that area from outside mostly by human intervention। तो ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ही जो है कोई जो स्पीशीज़ है वो इन्वेड कर पाती है किसी और इकोसिस्टम में, ठीक है। तो ये रेड एयर टर्टल भी यही प्रॉब्लम आ रही है इसमें कि ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ये रेड एयर टर्टल भी जो है वो जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं या बायोडाइवर्सिटी जो हमारे इकोसिस्टम है केरला के, वहाँ पर ये ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ये रेड ईयर टर्टल जो है एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है, ये वहाँ पर जा रहा है, वहाँ पर पहुँच पा रहा है, और जो है लोकल स्पीशीज़ जो नेटिव स्पीशीज़ है उसको थ्रेटन कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका एक तरह से साइंटिफिक नेम है ट्रैकोमिस स्क्रिप्टा एलेगेंस, और इसका बहुत स्मॉल साइज़ होता है, इसका कलर भी बहुत एक तरह से वाइब्रेंट होता है। तो ये इतना छोटा होता है कि इसको आप मैच बॉक्स में भी रख सकते हो। आपने देखा होगा कई बार लोग इसको पालते हैं, अपने मैच बॉक्स में इसको रख के घूमते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी ग्रो होता है, ठीक है। और ये ओमनीवोर्स होता है, मतलब कि प्लांट्स को भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है, ठीक है। और ये वर्ल्ड की वर्स्ट इन्वेजिव स्पीशीज़ में एक तरह से काउंट किया जाता है। ये स्टिल और वार्म वाटर बॉडीज़ में रहता है। मेजर थ्रेट टू नेटिव टर्टल स्पीशीज़, जो मतलब ऑलरेडी किसी भी वाटर बॉडी में टर्टल रह रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा ये थ्रेट होता है, क्योंकि उनके रिसोर्सेज कंज्यूम कर लेता है। तो फिर जो नेटिव टर्टल स्पीशीज़ हैं उनके लिए रिसोर्सेज बचते नहीं हैं और वो मरने लग जाते हैं, ठीक है। फिर ये प्लांट्स और एनिमल्स को दोनों को खाता है। तो कई बार क्या होता है कि ये फ़िश और जो रेयर फ्रॉग्स हैं जो कि वाटर बॉडी में रह रहे हैं उनको भी खा लेता है, तो उनकी भी एक तरह से स्पीशीज़ डिक्लाइन होने लग जाती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट के प्लान्स क्या हैं कि इन्वेजिव स्पीशीज़ को कैसे रोका जाए। एक तो ड्राफ्ट नेशनल वेटलैंड स्ट्रेटजी है, ठीक है, जो अभी नेशनल वेटलैंड पॉलिसी है हमारी, जो भी वैसे तो ड्राफ्ट में ही है। तो उसके अंदर भी कहा गया है कि कंट्रोल ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज़ को कैसे डील किया जाए उसके बारे में डिस्कस किया गया है इसमें, ठीक है। फिर कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो है उसमें भी स्पेसिफिक सेक्शंस हैं कि जिसमें इन्वेजिव स्पीशीज़ को वेटलैंड्स में और अदर एक्वाटिक बॉडीज़ में कैसे हम डील कर सकते हैं, वो सब डिस्कस किया गया है। फिर मैनेजमेंट एक्शन प्लान्स हैं, ठीक है, जिसमें 66 वेटलैंड्स में से 30 वेटलैंड्स के लिए बना चुके हैं हम ये प्लान, और कहा गया है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस कैसे किए जाएंगे, और एलियन इन्वेजिव स्पीशीज़ को डील करने के लिए हमारे पास क्या क्या प्लान है वो भी इसमें डिस्कस किया गया है, ठीक है। फिर प्लांट क्वारंटीन रेगुलेशन ऑफ इम्पोर्ट इनटू इंडिया ऑर्डर 2003 है, जो कि ICAR जो हमारा
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उन्होंने इसको बनाया और कहा है कि जब भी कोई हम प्लांट को इंपोर्ट करके लेके आते हैं तो वो ऐसा प्लांट नहीं होना चाहिए कि जो हमारे नेटिव स्पीशीज़ को डिस्ट्रॉय करने लगे। तो उसके लिए भी एक तरह से अप्रूवल लेना पड़ेगा हमको आईसीएआर से कोई प्लांट को इंपोर्ट करने के लिए, ताकि जो है हमारी नेटिव स्पीशीज़ जो प्लांट्स की है उसके रिसोर्सेज को वो कंज्यूम ना करे या फिर उनको थ्रेटन ना करने लगे। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर कोई आपको एक तरह से एक्सपोर्ट करना है वाइल्ड एनिमल, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको अप्रूवल लेना पड़ता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। ठीक है, फिर एक डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स एक्ट है 1914 का, जिसमें कहा गया है कि अगर आप कोई भी इंट्रोड्यूस करते हो एक तरह से फंगस या फिर कोई भी पेस्ट इंडिया में जो कि डिस्ट्रक्टिव हो सकता है क्रॉप को, उसको भी रोकने के प्रोविजंस इसी एक्ट के अंदर है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रेटर टिपरा लैंड। अब ये कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट थे कुछ टाइम पहले, वो वहाँ के रॉयल फैमिली के, त्रिपुरा के रॉयल फैमिली के एक जो है रॉयल सियन है। तो इन्होंने क्या कहा है कि हम ग्रेटर टिपरा लैंड की डिमांड रख रहे हैं, और उसके बारे में हम देखते हैं कि ये ग्रेटर टिपरा लैंड है क्या। ठीक है, अब ये डिमांड है एक सेपरेट स्टेट फॉर ट्राइबल्स ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, अब ये ट्राइबल्स फॉर त्रिपुरा सिर्फ त्रिपुरा तक ही सीमित नहीं है, ये आउटसाइड त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी जो ट्राइबल्स रहते हैं, जैसे कि जो अलग अलग स्टेट्स में, असम में, मिज़ोरम में, या फिर इवन इंटरनेशनली भी, मतलब बांग्लादेश के आसपास भी जो लोग रह रहे हैं, चिटागोंग जो है, बंदरबन, खागराचारी, और जो बॉर्डर एरियाज़ में रह रहे हैं जो है बांग्लादेश के, जो कि ट्राइबल्स हैं त्रिपुरा के, उन सबको इंक्लूड करके बनाने की बात के कर रहे हैं ये जो रॉयल साइन ऑफ त्रिपुरा। वो कह रहे हैं कि इनको हम जितने भी ट्राइबल्स हैं हम मिलकर इसको ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बनाना चाहते हैं। ठीक है, क्या ये डिमांड ग्रेटर नागालिम की तरह है? ग्रेटर नागालिम तो आपको पता है नागालैंड की डिमांड है, जिसमें वो नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है उसके लिए डिमांड कर रहे हैं, और वो एक आर्म्ड रिबेलियन भी करते हैं वहाँ पर ग्रुप्स, जो नागा ग्रुप्स हैं, और जो वो गवर्नमेंट के साथ आजकल पीस टॉक्स भी चल रही है। हमने कई बार इसको डिस्कस भी किया है हमने वीडियोस में। सो क्या ये डिमांड भी उसी की तरह है? नो, जो रॉयल फैमिली के जो त्रिपुरा के जिन्होंने डिमांड रखी है ये, वो कह रहे हैं कि हमारी डिमांड जो है वो आर्म्ड रिबेलियन जो है वो नहीं करने वाली है, हमारी कोई रिबेल डिमांड नहीं है ये, हम तो डेमोक्रेसी के अंदर ही, इंडिया के अंदर रहते हुए ही जो है हम बस अपनी एक स्टेट का डिमांड करना चाहते हैं। ठीक है, सो दीज वर फॉर आर टॉपिक दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे। और कुछ लोग जो कमेंट कर रहे हैं कि I should teach in English. I just want to let them know that these texts, the current affairs that we are covering here, they are already in English. So this is the reason that I am teaching in Hindi, because you can read these texts in English, but those who do not understand English will have to understand my teaching in Hindi. Okay, so जिनको इंग्लिश नहीं समझ आती है उनको हिंदी में ही समझाने के लिए ही हम ये वीडियोस बना रहे हैं। सो एंड दोज हु कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश कैन वेरी वेल रीड दीज टॉपिक्स फ्रॉम एंड बाय डाउनलोडिंग दिस पीडीएफ फ्रॉम आवर टेलीग्राम ग्रुप, एंड दे वुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दीज कंसेप्ट्स। ओके, सो we'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.